गुड आफ्टरनून। तो क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम थी, माइक ऑफ था। तो अब हम देखिए वर्ण विचार को हम पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हम सबसे पहले जानते हैं भाषा। तो मैंने बताया है कि जो भाषा है, जो भाषा के जो रूप होते हैं वो होते हैं मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक। ये भाषा के तीन रूप होते हैं कि इस प्रकार से हम भाषा बोलते हैं और एक दूसरे के विचारों को विमर्श करते हैं। तो जब कई बार बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में सवाल आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि भाषा का कौन सा रूप सबसे पहले आया होगा, तो भाषा का सबसे पहला जो रूप आया वो सांकेतिक रूप आया। सांकेतिक के बाद वो मौखिक रूप आया और मौखिक के बाद लिखित रूप आया। अगर इसको क्रम में लगाना आए कि भाषा का कौन सा क्रम पहले आया, तो सबसे पहले सांकेतिक, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो कुछ सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो केवल और केवल सांकेतिक ही भाषा सीखता है, संकेतों के माध्यम से सीखता है कि हम मुझे दूध चाहिए या चाहिए। फिर वो मौखिक सीखता है, मौखिक में भी उसका हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो ये हमारा भाषा का क्रम है कि ये भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर और सांकेतिक जो है संकेतों के द्वारा। तो उसके बाद जो भाषा है, भाषा का हम क्रम जान लेते हैं कि भाषा का क्रम क्या है, कि सबसे छोटी क्या है भाषा की इकाई, उससे बड़ी क्या है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि, और ध्वनि के बाद जो होता है वो होता है अक्षर, और अक्षर के बाद होता है वर्ण, और जो वर्ण के बाद होता है वो होता है शब्द, और शब्द के बाद जो होता है वो होता है आपका पद, और पद के बाद जो आपका होगा वो होगा वाक्य। तो ये एक पूरा भाषा का क्रम है। आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, ध्वनि के बाद आता है अक्षर, और अक्षर के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है शब्द, और शब्द के बाद आता है पद, और पद के बाद क्या आता है वाक्य। तो ध्वनि जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउंड, और इसके लिए एक लॉजिकल इंग्लिश का वर्ड भी है, इसको कहते हैं मुर्फी। मुर्फी होती है फोनेटिक्स, या आप कह सकते हो कि जिसे भाषा के जो वर्ण होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका हम निर्माण करते हैं। और जो ध्वनि है वो भाषा की सार्थक इकाई नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर है लेकिन वो भाषा की सार्थक इकाई नहीं है। कई बार ये पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई बताइए। जो भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, आपका वर्ण है। और वर्ण के बाद देखिए यहां पर कई बार मैं आपको बता देता हूं, वर्ण के बाद जो आता है वो शब्द आता है। और जो शब्द की परिभाषा होती है, सामान्य तौर पर हर कोई जानता है, शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से जो निर्माण होता है, सार्थक हो या निरर्थक हो। अब मैंने कहा कि वर्ण के मेल से, वर्ण के मेल से जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा। जैसे देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ए जमा में आ, देखिए शब्द जो है, शब्द की देखिए वर्णों के विचार मेल से जो बनता है, जैसे ए और आ, तो ये जो शब्द बना आपका आया, जो ये शब्द बना आया, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द आपका क्या है, निरर्थक है आपका। मतलब जिसका अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाता है, निरर्थक। लेकिन शब्द जो दूसरे होते हैं, जैसे ए जमा में बै, वो क्या शब्द बना, अब। अब जो है एक शब्द बना है, और ये कैसा शब्द है आपका, सार्थक शब्द है। कई बार पूछ लेता है कि शब्द सार्थक होते हैं या निरर्थक होते हैं, तो शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं।
अब उससे आगे हम चलते हैं। ये हमारी शब्द हुआ, उसके बाद आए पद। पद एक बहुत बड़ा विषय है। पद के बारे में हम जब विषय पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पूरी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। अब देखिए पद क्या होता है। अब पद और शब्द में फर्क क्या होता है। अब मैं यहां पर लिखा है मैंने राम। राम क्या है। राम एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले ये क्या है, एक शब्द है। अब हमें फर्क करना है पद में और शब्द में। क्या फर्क होता है शब्द में और पद में। अब मैं राम को लिख देता हूं, राम घर जाता है। राम घर जाता है। दोबारा से ही लिख देते हैं एक बार। अब यहां पर एक वाक्य लिखा है कि राम घर जाता है। तो जो राम घर जाता, अगर इनको देखते हैं तो राम एक संज्ञा है, घर जो है उसकी विशेषता है कि उसका, और जाता है क्रिया है, ये उद्देश्य कह सकते हो आप। तो इसमें देखिए जो ये राम है यहां पर ये शब्द नहीं है। अब यहां पर ये क्या हो गया है, पद। तो इसकी जो परिभाषा होती है पद की, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो किसका स्थान ले लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं, आपके पद। तो आप इस प्रकार से शब्द और पद में अंतर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उससे बाद है वाक्य। वाक्य जो है ये लिखा हुआ है कि राम घर जाता है। तो जो वाक्य है, वाक्य एक बात और मैं बता देता हूं, भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की सार्थक इकाई होती है। कई बार ये पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक इकाई बताइए। तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। वो ऐसे कई बार सवाल आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, और ध्वनि के बाद ये क्या है, वर्ण। लेकिन वो कई बार पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई बताइए, उसमें लघु या दीर्घ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई बताइए तो आपको क्या बताना है, वाक्य। और वाक्य के बाद जो क्या आता है, वाक्य के बाद आता है उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद क्या आता है, पदबंध। ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक इकाइयों का क्रम बताइए। तो भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई है वो क्या है, वाक्य। वाक्य के बाद की जो दो सार्थक इकाई है वो क्या है, और उपवाक्य के बाद क्या है, पदबंध। अब ये मैं बता देता हूं उपवाक्य। अब एक मुख्य वाक्य होता है और एक दूसरा उस पर आधारित वाक्य होता है। जो उस पर आधारित वाक्य होता है वो उसका क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। और जो वाक्य संज्ञा, क्रिया और विशेषण पर आधारित होता है कि भाई इसमें क्रिया का ज्यादा जोर लगाया गया है, क्रिया के बारे में ज्यादा बताया गया है या संज्ञा के बारे में बताया गया है, तो उसके वो पदबंध है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे हम इसकी जानकारी अच्छे से लेंगे। अब उसके बाद हम अपने विषय पर ही चलते हैं, वर्ण पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण विचार जब हम पढ़ते हैं तो वर्ण विचार में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। जो वर्ण है वो किसके मेल से बना है, स्वर और व्यंजन। यानी स्वर और जो व्यंजन है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ण का या वर्णमाला का। अब आती है कि स्वरों की संख्या की बात आती है कि स्वरों की संख्या बताइए। तो ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है। स्वरों की संख्या की जब बात आती है कि स्वरों की संख्या बताइए, तो जब स्वरों की संख्या की बात आए और आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या बताइए, तो कहीं पर आपको मिलेगी इनकी संख्या 10, कहीं मिलेगी 11 और कहीं मिलेगी इनकी संख्या 13।
तो इसी को हम जान लेते हैं कि भाई ये स्वरों की संख्या 10 कैसे होगी, 11 कैसे होगी और 13 कैसे होगी। अब देखिए मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं। सबसे पहला जो स्वर होता है वो होता है हमारा ए, दूसरा होता है आ, तीसरा होता है ई और चौथा होता है ई, उ, उ और देखिए ए आ ई उ ऊ, उसके बाद री, ए आई ओ और आपका औ, अंग है और आई है। तो ये आपके जो होते हैं, ये इनकी आप संख्या को देखिए, इनकी जो संख्या होगी वो संख्या होगी 13। इनकी संख्या कितनी होगी? 13 होगी। अब वो कई बार ये पूछ लेता है कि स्वरों की कुल संख्या बताइए। तो जब कुल संख्या में आती है तो वो कुल संख्या होती है इनकी 13। अब इसको हम देख लेते हैं, इन दोनों को जो हिंदी भाषा में इनको कहा जाता है अयोग्य वाहक, मतलब ये योग्य नहीं रहे। अब इनका प्रयोग नहीं है, योग्य नहीं है ये प्रयोग होने के। तो जो ये है इसे हम कई बार क्या देता है, ये ऐसे नहीं देगा कि ये बताइए, कि कई बार तो ऐसे दे देगा, सवाल पूछ लेगा आपसे कि बताइए ये क्या है, अयोग्य वाहक है या योग्य है, या जो भी आपसे जो भी विकल्प होगा वो उस प्रकार से आपसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार वो इस चीज को क्या कहते हैं, वो होता है ये जो पहले वाला होता है इसे कहा जाता है अनुस्वार, और जो दूसरा है उसे कहेंगे विसर्ग। अब बात यह आती है कि भाषा में उन इकाइयों के बारे में बताइए जो अयोग वाहक हैं। तो वो अयोग वाहक ये दोनों भी हो सकते हैं, ये आपके दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, या इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर आपसे भी इनकी जगह अनुस्वार आपको विसर्ग, और इनका चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये और विसर्ग का चिन्ह होता है ये। तो इसमें अंतर आप कर सकते हो। तो ये तो हमारे इस प्रकार से 13 हुए। उसने पूछा कि कुल स्वरों की संख्या बताइए, चाहे योग्य है या अयोग्य है, उन सब की अगर संख्या देखते हैं तो वो कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है, 13 हो जाती है। लेकिन वो कई बार पूछता है कि री क्या है। अब आप देखिए स्वरों की परिभाषा, वैसे स्वरों की परिभाषा क्या होती है, स्वर की परिभाषा होती है ऐसी ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से आरंभ होकर बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाध्य के हमारे मुख विवर से बाहर निकल जाती हैं, तो ऐसी ध्वनियां क्या होती हैं, स्वर। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि ऐसी ध्वनियां जो अन्य किसी की सहायता से ना बोली जाएं, वो स्वयं में अपने आप में सत्य हैं और स्वयं में ही बोली जाती हैं, तो वो जो आपके क्या होंगे, स्वर होंगे। लेकिन जो री है ये रै जमा में ई से बना हुआ है। अब रै तो व्यंजन है भाई, इसलिए जो री को हम क्या कहते हैं, री को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ये परीक्षा में भी आ जाता है कि संयुक्त स्वर बताइए। जो संयुक्त स्वर है हमारा वो क्या है, आपका री है। तो जब भी सवाल आता है योग्य स्वर, आप योग्य की जाए, योग्य तो आज तक कभी बहुत ही कम बार, जैसे बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है वहां पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए। तो आपको सीधा क्या बताना है, 10। या पूछ लेता है योग्य या योग, जिनका प्रयोग के आधार पर आप पूछ सकते हैं। तो जो वो आपके होंगे तो वो कितनी होगी, उनकी संख्या 10 होगी। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाए कि स्वरों की संख्या बताइए, तो स्वरों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए तो आपको कितनी बतानी है, 11 ही आप उनकी संख्या
जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो 11 ही उनकी संख्या आप बताओगे, लेकिन अगर दिया जाए कुल सवर तो आप 13 बताओगे। अगर पूछता है उच्चारण के आधार पर सवर बताइए तो फिर आप कितने बताओगे? कितने बताओगे? 10। अगर वो पूछता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 11 है, क्योंकि री प्रयोग में आती है, तो प्रयोग के आधार पर भी 11 है। और जो वो आप इस सवाल को अच्छे से एक बार समझ लें, इसकी परिभाषा जो आपको नोट करनी है वो नोट कर सकते हैं। मैंने 2 परिभाषाएं सवर की आपको बताई है। ऐसी ध्वनियां जो फेफड़ों से आरंभ होकर बिना किसी बाधा के हमारे मुख विवर से जो बाहर निकल जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? स्वर। और दूसरी इसकी परिभाषा बताई, जो अन्य किसी की सहायता से न बोले जाएं वो हमारे क्या होते हैं? स्वर। दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही आपकी एचएससी में, बिहार बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, पीसीएससी जो भी होती है उनकी, उसमें बार बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल उनका लेवल रहता है। लेकिन आपने इसको एक बार नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक सवाल आया था, बड़ा ही मुश्किल सा सवाल था मुश्किल तो नहीं था लेकिन है तो सवाल आसान ही, बस समझ की बात होती है। मात्रा, कई बार यह आ जाता है कि मात्राओं की गणना करो, मात्राओं की गणना करो, कि कई मात्रा की गणना करनी है कि भी बताइए कि मात्रा कितनी है। वैसे तो ये जो आपके होते हैं ये आपके छंद के अंतर आता है कि एक मात्रिक छंद होता है, एक आपका वर्णिक छंद होता है। जो वर्णों के आधार पर जिसका निर्धारण किया जाता है वो आपका वर्णिक छंद होता है, और जो मात्रा के आधार पर जिनकी गणना की जाती है वो क्या होते हैं? आपके मात्रिक छंद होता है। एक बार मैंने प्रैक्टिस सेट में सवाल देखा था, इसलिए मैं उस दिन के बाद इसको जरूर कराता हूं भाई। मैं कभी ऐसे इसको नहीं छोड़ता क्योंकि आ सकता है कभी ना कभी ये सवाल। मात्राओं की गणना बताइए। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल आया था, नंदनवन ये एक शब्द था, और पूछ लिया कि इसमें मात्राओं की संख्या बताइए। तो किसी ने कहा, उसके जो विकल्प भी मुझे आज भी याद हैं, 0 दिया था, 5 दिया था, 6 दिया था, इनमें से कोई नहीं। ये इसका था कि भाई कोई भी इसका विकल्प नहीं है, तो आपके ऊपर मैंने ये छोड़ दिया। आप बताइए कि इसमें मात्राएं कितनी है? 6 मात्राएं हैं। ये ज्यादा है? 6 दिख रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आप और भी कोई लगा सकता है कि भाई ये 6 है, 5 है, लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए आप। हमने एक श्रेणी बनाई है, मैं एक श्रेणी बना देता हूं एक चार्ट के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं लघु मात्रा, दूसरा हम लिखते हैं दीर्घ मात्रा, और तीसरा हम लिखते हैं शून्य। शून्य मतलब जिनकी मात्राएं नहीं होंगी, जिनकी मात्राएं नहीं होंगी। अब देखिए, जो ए है, ए को हम कैसे लिखते हैं? मतलब अगर ये इस प्रकार से ए मिले या कै मिले तो इसकी मात्रा कितनी होगी? हमेशा कितनी होगी? एक। कै, ख, घ, र, च, छ, ज, कुछ भी इसकी जगह है, मतलब ए को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? कै, ख, ग, जी जो भी होगा। और उसके बाद देखिए, कै के बाद आता है कु, मतलब ये ऊ की मात्रा है, इस ऊ की मात्रा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है की, ये ई की मात्रा है, आप छोटी ई कहते हो, ये ई की मात्रा है। और एक ये मैं लिख देता हूं क्री, ये री की मात्रा है। अगर इस प्रकार से कहीं पर भी मात्रा लिखी मिले तो उनकी संख्या सदैव कितनी होगी? 1। जरूरी नहीं है कै ही मिले, कै की जगह ख, ख जाए, वो आपको सिर्फ ये देखना है कि मात्रिक चिन्ह कौन सा लगा हुआ है।
जो मात्रिक चिन्ह लगा है उसी आधार से एक मात्रा, दो मात्रा, या आपको एक या दो ही मात्रा मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब मैं कै को एक नमूना लेके बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो यहां से ले लीजिए, कै की जगह खै भी हो सकता है, कै, का, की, कु, मतलब कै, खै, जय कुछ भी हो सकता है, क्री, के, कई, को, कऊ, मतलब इसको बाराखड़ी भी हम कह सकते हैं, कह। अब इसमें से हमने यहां क्या क्या ले लिया, ये कै को लिया, की को लिया, कु को लिया और क्री को लिया, चार लिए हैं। बाकी जो बचे हैं का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, क। इनकी मात्रा हमेशा कितनी लेनी है सदैव, दो। क्या कै का कोई और रूप भी बचता है, बचता है, मेरे हिसाब से बचता है, आपके हिसाब से नहीं बचता, लेकिन मुझे लगता है कि एक कै का रूप रह गया है जो शून्य के तौर पर आएगा। वो क्या होगा आपका, इसे जो ये चिन्ह है इसे कहते हैं हलंत, और ये हलंत जिसके भी नीचे लग जाता है तो वो क्या कहते हैं, वो स्वर रहित हो गया। वो कैसा, कैसे रहित हो गया, स्वर रहित हो गया। ऐसे भी लिखा मिल सकता है या इस प्रकार से, मतलब जो भी आधा आपका स्वर वर्ण होगा उसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है, शून्य। अब हमारा यहां था नंदनवन। अब देखिए न, नम, अब इसकी मात्रा हमें काउंट करनी है, तो इस तालिका के अंदर हम जाएंगे और इस तालिका में देखेंगे। इसमें पहले तो इसमें देखते हैं ये किसी कैसे मेल खा रहा है, या कै, कै किसी वर्ण से मेल खा रहा है, कै के यहां खा रहा है ना, न और कै कोई भी हो सकता है, तो यहां इसकी मात्रा कितनी होगी, दो। क्या लिखा है इधर देखो, और देखिए दै, ने, वे, ने, ये सब इससे मेल खा रहे हैं। इनकी संख्या को सीधे आप लिख सकते हो चार, और इनको जोड़कर आप कितनी संख्या लिख सकते हो, छह। 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट सिर्फ समझोगे तो अच्छे से कर पाओगे। अब और देख लेते हैं, कोई ऐसा एक, ये जरूरी थोड़ा ना कि यही आए, आप अपनी मर्जी से कोई शब्द बताइए, उसमें देख लेते हैं कौन सी मात्रा है। बताइए, कोई भी शब्द बताइए आप, देखिए अच्छा बताया है। अब देखो इसको, पतंजलि को देखिए, आप पै को देखिए, सबसे पहले किससे मेल खा रहा है, कितनी मात्राएं हैं, तय एक मात्रा होगी, जय की एक मात्रा, छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा होगी, 2 और 3। और कोई शब्द बताइए, कोई भी आपके मन में कोई ऐसा कोई शब्द हो तो उसको भी हम देख लेते हैं। ई छोटी लगाई है ना, बड़ी होती तो 2 आ जाते। अब आप देखिए, आप बता रहे हैं ओष्ठ, अब बता रहे हैं कि ओष्ठ को बताइए सर। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए आसानी ही है, ओ मात्रा यहां देखिए कितनी मात्राएं हैं, और मैंने बताया था कि जो आधा है उसकी मात्रा हम नहीं लेंगे, और टै की मात्रा एक लेंगे हम, कितनी हो गया, कोई भी बता सकता है किसी प्रकार का, कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिए, कितनी मात्राएं हैं आप देख लीजिए। आप देखिए, अपने आप ही बताइए आप।
देखिए अब ये श्रेय है, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। ये स, रे और रे, इनके मेल से बना हुआ है। ये जो रे हमेशा होता है इसकी मात्रा नहीं लेते, जो नीचे आएगा या ऊपर आएगा इनकी मात्रा हम नहीं लेंगे। ये दो जो है ये संयुक्त आपका व्यंजन है, इसकी मात्रा 1 लेंगे और 2 यहां लेंगे। जो ये जो है ये आधा है, इसके साथ आ लगा हुआ है, 2 इसकी लेंगे, 3 और 2 इसकी लेंगे और 1 इसकी लेंगे। 2 1 और 2 3 और 2 5 और 1 कितनी मात्राएं होगी? 6 मात्राएं होगी। कोई और डाउट? किसी को यहां से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में सवाल हो मात्राओं से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे आप कक्षा में पूछ सकते हैं, कक्षा के बाद पूछ सकते हैं। आप जिस प्रकार भी आपको अच्छा लगता है कि सर हमें इस प्रकार से सवाल पूछना है, तो आप उस प्रकार से इस सवाल को मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हो आराम से, कुछ पूछना हो तो। अब उससे आगे हम चलते हैं। उसके बाद जो है हम वर्ण विचार ही अभी हम पढ़ रहे हैं। हम देखिए सबसे पहले स्वरों पर चलते हैं, स्वरों का ही हम कर रहे थे। स्वरों का हम वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब इनको बांटना, कि किस प्रकार से हमें इनको बांटना है स्वरों को, वो हम करेंगे। अब देखिए जो हमें स्वरों को बांटना है, सबसे पहले हम समय के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। और कई बार यह भी आ सकता है कि वर्गीकरण के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तब भी 10 ही होगी। समय के आधार पर स्वर, समय के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, और तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर। ये 3 हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और हमारा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? ऐसे स्वर जिनको बोलते समय कम नहीं, बहुत ही कम समय लगे। वो जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ए, आ नहीं, ए, ई और आपका ऊ। कहीं कहेंगे कि ये क्यों नहीं होता सर, ये भी तो छोटा ही है, कि आपने छोटे ले लिए, ये क्यों नहीं लिया? इसका मेल क्या होता है? देखिए 2 ह्रस्व स्वरों से मिलकर बनी हुई है ये ए जमा में ई, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। इसलिए हमने इसको किस में नहीं लिया? ह्रस्व स्वर में नहीं लिया। और कई बार क्या आता है कि जो री है वो भी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में है। वैसे वर्गीकरण में कभी भी हम री को नहीं लेते, लेकिन ह्रस्व स्वर में पूछ लेता है कि री क्या है। री को भी हमने बाद में जोड़ा, तो री जो है परिभाषिक शब्दावली, उसका ही काम होता है ये जोड़ना हटाना, कि किस हिंदी भाषा में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो री को भी बाद में जोड़ दिया गया कि री जो है वो भी आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है। फिर उसके बाद आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आप कहते हैं आ, ई, बड्डा ऊ नहीं, ऊ बला घात लगाना है, ए, आई, ओ और आपका औ। तो ये आपके जो होंगे ये आपके क्या है? दीर्घ स्वर। फिर आती है प्लुत स्वर। अब हिंदी में 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर
और आपके ह्रस्व स्वर। प्लुत स्वर नहीं होते, ये संस्कृत से लिए गए हैं। लेकिन इसका सवाल आता है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। अब मैं दो चीजें आपके सामने लिख रहा हूं, ओम, और एक ये ओम लिख दिया मैंने। ये दो प्रकार से ओम मैंने लिखा है। अब पूछता है कि इन दोनों ओमों में फर्क क्या है, कोई अंतर बताइए इन दोनों ओमों में। बताइए। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा मुझे। इन दोनों में फर्क देखिए क्या है। कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, बस आपको देखना है कि फर्क क्या है। कई जगह सर दो टाइप के ओम देखते हैं, कहीं पे मतलब लिख करके पीछे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, कई जगह मतलब अच्छा, ये ओम जो बनवा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं, ये ओम। कई जगह अच्छा, सर यही ओम। तो मैंने तो ये ओम लिखे हैं भैया, आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, तो ये बताइए इनके इनमें अंतर क्या है। वही सर। कोई अंतर नहीं है, ये तो टैटू बनाने के लिए प्रयोग होता होगा ये। सर ओम का वो सिंबल है क्या सर फिर? वो सिंबल हो सकता है, लेकिन मुझे कभी, मैं भी इसके बारे में गहन विचार करता हूं कई बार, तो मुझे भी नहीं मिला कि ये इसका सिंबल है या नहीं है। लेकिन हम भी बचपन से जब भी हाथ पे पेन से लिख लेते थे ऐसा ओम, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसे कहते हैं कि ये ओम है भाई, चलो होगा भाई, मान लेते हैं। लेकिन कोई ऑथेंटिक नहीं है कि ये ओम का कोई सिंबल है या कोई चिन्ह है। अब हम ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, हम दोनों पे बात करते हैं, ओम और ओम। अब इसमें दोनों गलत नहीं है, दोनों ठीक नहीं है, ये तो दोनों ही ठीक है आपके, गलत कोई भी इसमें नहीं है। इनमें फर्क क्या है, मैंने बताया था कि हिंदी में दीर्घ और ह्रस्व ही होते हैं, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। और जो ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये बीच में ये क्या है, कोई बताएगा? नहीं बताओगे। और ये क्या लिखा है? नहीं, वो नहीं, ये क्या लिखा है, ये बताइए क्या है। थैंक यू। अच्छा, यहीं रख लेते हैं। देखिए, बताइए। नहीं सर, ये सब तो पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ रहे हो? अरे ये तीन लिखा है भाई, तीन, ये पहली बार देख रहे हो? तीन, तीन नहीं लिखते क्या ऐसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे लिखते नहीं क्या? ये तीन ही तो है। उस हिसाब से ओम तो सब वैसे लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये भी तो तीन ही है, ये भी तो क्या है, तीन है। तीन है। लेकिन ये जो है आपका, ये रोमन लिपि का है, और ये जो तीन है ये आपका देवनागरी लिपि का है। हिंदी, यस सर। ठीक है, जो आप लिख रहे हो ना एक दो तीन, ये आप रोमन लिपि के लिखते हो, हिंदी के नहीं लिखते। ये एक दो तीन दूसरी तरीके से लिखे जाते हैं, पढ़ाऊंगा कभी हिंदी के हिंदी के रोमन लिपि वो देवनागरी लिपि में कैसे लिखे जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर उनसे ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर बहुत ज्यादा समय लगता है। तो कभी भी आपके सामने आए तो ये इस प्रकार से आए तो ये आपका दीर्घ है। अगर ये बीच में तीन लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका उच्चारण आपको तीन बार करना है। इसका उच्चारण आपको कितनी बार करना है? तीन बार। तो इसलिए ये आपका क्या है, दोनों सही है सर। दोनों सही है, गलत नहीं है। एक का उच्चारण तीन बार करना है, एक का उच्चारण एक बार करना। एक बार करना है। जो तीन बार है वो प्लुत है, जिसका एक बार करना है वो आपका दीर्घ है। बस यही फर्क है भाई, कोई फर्क नहीं है लंबा चौड़ा। को आपको फर्क लगता हो तो बताइए फिर। सही है सर, अच्छा लगा। जानकारी के लिए अच्छा लगा। नहीं सर, जानना जरूरी अरे जानना जरूरी ही होता है यार, अगर जान नहीं पाएंगे हैं तो हम कैसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो मैं बहुत बार ही कहता हूं, ये तो बात मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि पुण्य पर पाप की बेल बढ़ती जाती है, तभी तो विश्व में संताप बढ़ता जाता है। पानी देने से उगते हैं अच्छे पेड़ पौधे, वरना झाड़ कबाड़ तो अपने आप उग जाता है। कोई उगाता है क्या झाड़ कबाड़ को? सर।
अपने आप ही हो जाता है ना। और पेड़ को कितना सींचते हो ना, तभी भी कोई सूख जाता है। सूख भी जाता है, कोई पशु आता है खा जाता है, कोई गाय आती है ऐसे लगाएगी सिंग तोड़ देगी। कोई भी, कोई अच्छा वो आप जैसा होगा कोई, वो भी आके देखता है कि हरा, उसके पत्ते ले लेता है। कोई दातुन करने के लिए आता है सुबह, उसकी नींव है या किसी प्रकार का है, ले भाई दातुन कर लेता हूँ। तो मतलब अच्छे पेड़ पौधों के लिए तो उनकी रखवाली, उनके लिए अच्छा सहेजना बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए करना जरूरी होता है। कोई सर बात। ये खुद से लिखे हैं या फिर कहीं किसी का पंक्ति है ये? कौन सा पंथी मैं आपने बोला सर, ये तो हमको लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड का एक जगह निचोड़ के आपने कोई बात नहीं है निचोड़, मैंने भी किसी से सीखा ही था, ये मेरा खुद का नहीं है। मैं कहूँ ना, मैंने भी किसी से चुराया हुआ है। इतना बड़ा मैं शुरू कभी नहीं हूं कि मैं कुछ बोल दूं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे मुझे याद था, मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने याद किया। मुझे भी याद करना पड़ेगा सर। कीजिए, अच्छी चीजें तो हमेशा याद रखनी चाहिए सदैव। अब उससे बाद हम वर्गीकरण करते हैं आगे भी। उसके बाद फिर हम वर्गीकरण करते हैं। अभी हमने जो किया था वो किया था समय के आधार पर। अब हम करते हैं, वो जो करने वाले हैं हम जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। अब मतलब जीवा हमारी बताएगी कि हमारे जो स्वर है वो कितने प्रकार के। जीवा को अब हम कह सकते हैं जीव, और इनमें फर्क क्या है जीव में और जीवा में? जीवा जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और जीव जो है आपका तद्भव शब्द है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसमें जो होता है अगर स्वर आपका, मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पद स्वर। यानी जीवा के आधार पर पूछता है कि स्वरों का वर्गीकरण बताइए। जीवा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो जीवा के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं, अगर स्वर, मध्य स्वर और आपका पद स्वर। अगर स्वर में हम क्या करेंगे कि जो हमारी जीवा है, जीवा का अगला हिस्सा काम करे। अगला हिस्सा काम करे मतलब जहां हमारी जिस स्वर को बोलते समय हमारी जो टंग है वो अगला हिस्सा काम करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? अगर स्वर। और बीच से करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मध्य स्वर। और जो पीछे से करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पद स्वर। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले ए को देखिए कि जो ए है हमारा अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पद स्वर है, हमारी जीवा कहां से इसमें काम कर रही है? बोलिए मेरे साथ, ए। ए नहीं बोलना है, ए। ए को जब आप बोलते हो तो आपकी जीवा कहां से काम कर रही है, ये बताइए मुझे। आगे से, आगे से कर रही है। आगे पता कैसे चलेगा सर? दिक्कत तो ये देखिए, आप बोलते हो ए, आप बोलते ए, ऐसे मुंह को ऐसे कर लेते हो पूरा खुल जाता है आपका मुंह। और जो आप बोलते हो इसकी जो उच्चारण होता है वो होता है मतलब जो आपका दबाव पड़ेगा ऊपर से, जो आपका जो प्रभाव है वो जीवा के बीच में पड़ता है। ए अकेला एक ऐसा स्वर है जो आपका जीवा के आधार पर मध्य स्वर है। और अगर स्वर देखिए, इनको याद भी आप कर सकते हो। आप ये याद कर लीजिए कि जो ए है वो केवल मध्य स्वर है, और जो अगर स्वर होते हैं ई, ई, ए, आई, और जो बाकी बच गए आपके उ, उ, ओ, औ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? पश्च स्वर। पश्य नहीं, पश्च स्वर। नोट कर सकते हो आप, आराम से कर लीजिए।
इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। हाँ, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप आराम से। नहीं है समस्या? एक बार नोट कर लो, फिर उससे आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? माइक को नोट सर, नोट पे क्लिक कर दीजिए सर। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। अब उसके आगे हमने देखना है, अब आता है इसका वर्गीकरण। मुख्य वीवर के आधार पर। वीवर क्या होता है? खुलना, ओपन। यानी जितना मुख खुलेगा उसके आधार पर अब हमें इसका वर्गीकरण करना है। इसका जो सबसे पहले आता है उसे कहते हैं विवृत। विवृत को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा पूरे का पूरा मुंह खुल जाता है या मुख खुल जाता है। अब देखिए, ऐसा कौन सा स्वर है जिसको बोलते समय हमारा पूरे का पूरा मुख खुल जाता है? हाँ, देखिए कितना अच्छा बताया है सोनू ने। एक आ ही एक ऐसा हमारा स्वर है जिसको बोलते समय हमारा पूरे का पूरा मुख जो है वो खुल जाता है। खुल जाता है ना? फिर उसके बाद जो दूसरा होता है हमारा होता है अर्धविवृत। मतलब अब ये विवृत ओपन था, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में हाफ ओपन। मतलब जिसमें आधा मुख खुलेगा। किसमें खुलेगा आधा मुख? बताइए। में, दोनों में। ई में। अच्छा, ऊ में। तो सर मतलब फिर आधा सर खुलेगा तो मतलब सर ये चीज नहीं समझे, तो पूरा ओपन हुआ। आ में पूरा ओपन हो गया, आ अब बोलते हो। और अर्धविवृत में थोड़ा आधा। आधा से फिर तो एक बार पूरा बंद भी तो होगा सर। देखिए, ये सर दिक्कत है, क्योंकि सर जैसे वो बोले ठीक है तो वो तो हो गया, लेकिन मन में है कि कहीं अगला ये ना कि मुंह बंद हो और निकल जाए। कोई बात नहीं। देखिए, ए ए और आपका ओ याद ही कर लोगे तो अच्छा रहेगा इनको। उसके बाद जो तीसरा आता है संवृत। संवृत की परिभाषा क्या होती है? इसमें किसकी परिभाषा होगी कि इसमें मुख लगभग बंद ही रहता है। लगभग बंद ही रहता है। अब बताइए किसमें रहेगा बंद आपका? ई ई, आप बोलते ई ई, ऊ ऊ। सर मुंह खोलने से मतलब ओष्ठ को खोलना हुआ कि दांत को? नहीं नहीं नहीं, ओष्ठ को खोलना अलग होता है। ओष्ठ के आधार पर जो ये होते हैं गोलाकार, अगोलाकार, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। अब यहां ओष्ठ के आधार पर नहीं कर रहे हैं हम, मुख के आधार पर खुल रहे हैं कि मुंह कितना खुल रहा है। जैसे बोलते हैं आ में पूरा मुख खुल रहा है। ऊ में बिल्कुल ना के बराबर मुंह खुलता है। देखो दांत में और इसमें कितना रिक्त स्थान है। देखिए ऊ को बोलते समय आप देखिए आपके दांत में कितना जो कितना वो है, कितना स्पेस रहता है, बिल्कुल ना के बराबर रहता है। और इसके बाद जो हमारे रहते हैं वो होते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में क्या होगा कि संवृत से थोड़ा सा ज्यादा मुख खुलेगा। वो आपके दो ही रहते हैं, आई और आपका अ। बताइए यहां कोई प्रॉब्लम हो तो आपको, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां से। नहीं पूछना? बहुत अच्छी हो आप तो यार बच्चे।
इसकी दो ही चीज वजह होती हैं, पूछने की और ना पूछने की। समझ इसका मतलब या तो आप सब कुछ समझ रहे हैं या फिर कुछ नहीं समझ रहे हैं। अब मैं क्या समझूं कि आप कुछ नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इसलिए। समझ रहे हैं, लेकिन कितना समझ रहे हैं? और सर ये है ना कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुश्किल लग रहा है। और सर पहली बार में कोई चीज पूरा 100% आ भी तो नहीं सकता है। नहीं, 100% आ नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर मेहनत जब आपको मेहनत कर रहे हो तो 100% ही दीजिए उसको अपना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी। सर आप पढ़ा रहे हैं इस टाइप से तो ये थोड़ा सही लग रहा है पढ़ाने का पूरा सिस्टम सही है। कोई बात नहीं, क्लास में तो लाइव इधर डाल दीजिए, दिक्कत कोई बात नहीं, जो जैसा आपको अच्छा लगता है, आप जैसी आपकी समझ हो। अब उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम जो चल रहे हैं, उसके बाद देखिए हम श्वास के आधार पर चलते हैं। श्वास के आधार पर अनुनासिक, और दूसरा आपका क्या होता है, निरानुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है कि इसमें जो हवा है, हमारा जो श्वास है, वो हमारा मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी। मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी आपकी, ठीक है भाई। सर। और निरानुनासिक में क्या होता है आपका, केवल नाक से या केवल मुख से हवा निकलेगी। अब इनमें देख लीजिए, अब इनमें फर्क क्या होता है। अब ये जो आपके चंद्र बिंदु है, ये इस प्रकार से जितने भी जो लिखे होंगे आपके, ये मैंने स्वर व्यंजन लिख दिए हैं, तो ये आपके सारे के सारे क्या होंगे, अनुनासिक। और जितने भी जो आप लिख रहे हो वो सारे के सारे क्या होंगे, अनुनासिक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, कई बार सवाल पूछता है, यूपी पुलिस में यह सवाल ज्यादातर आता है, अनुस्वार और अनुनासिक, इनमें अंतर बताइए, अनुस्वार में और अनुनासिक में, अनुस्वार में और अनुनासिक में। अब देखिए, ये जो होता है ये होता है तत्सम। तत्सम की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, ये होता है तद्भव। इन्हें फर्क कर लेते हैं। अब जो आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा से निकली हुई है, संस्कृत भाषा से। किससे निकली हुई है, संस्कृत, संस्कृत से नहीं, संस्कृत से। और जो संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में जो के त्यों लिए गए हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो हमारे होते हैं तत्सम शब्द। और जिनमें परिवर्तन कर दिया गया है, जिनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया है, वो आपके क्या होंगे, तद्भव शब्द। तो वैसे ही देखिए, अंग, ये आपका क्या है, अनुस्वार। और ये आपका क्या है, आंगन। ये चंद्रबिंदु है, ये आपका अनुस्वार है। मतलब क्या है कि ये आपका तत्सम है और ये आपका क्या है, तद्भव। तो इस प्रकार से आप अनुस्वार में और अनुनासिक में भी आप अंतर कर सकते हैं।
किसी को यहां पर कोई समस्या हो तो दोबारा से मुझसे पूछ। अनुस्वार, इनकी परिभाषा मैंने नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी। तत्सम की परिभाषा क्या होती है? जब तत्सम और तद्भव का पूरा एक आपका विषय आएगा कि शब्दों का वर्गीकरण होगा इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, एक पूरे का पूरा विषय होगा, वहां पर आपको बताया जाए। लेकिन दोबारा मैं बता देता हूं, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए, मतलब जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो आपके क्या है? तत्सम शब्द। और जिनके रूप में परिवर्तन किया गया है वो हमारे क्या है? तद्भव शब्द। देखिए, जैसे तद्भव जो है चंद्र बिंदु है, और जो ऊपर लगा हुआ वो क्या है? अनुस्वार है, वो आपका तत्सम है। इस प्रकार से आप इनमें अंतर कर सकते हो। लेकिन कई बार वो इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए। अनुस्वार में नाक से हवा कम निकलेगी और अनुनासिक में नाक से हवा ज्यादा निकलेगी। इस बात को नोट कर लेना कि देखिए, अनुस्वार है, उसमें से जो नाक में से जो हवा है वो थोड़ी कम निकलेगी और अनुनासिक में नाक से हवा ज्यादा निकलेगी। इन दोनों में ये अंतर है आपका। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर आपको याद रखना है तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आती है ओष्ठ के आधार पर कि भाई ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। अब ये जो है, ये वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है गोलाकार। गोलाकार की जगह वो दे सकता है आपको वृत्ताकार। और जो दूसरा होता है वो आपका होता है अगोलाकार या आपका अवृत्ताकार। ठीक है, मतलब गोलाकार और अगोलाकार। अब जिसको बोलते समय हमारे ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, हमारे ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। जिसमें गोलाकार हो जाते हैं तो वो आपके गोलाकार हैं, और जिसमें नहीं होते वो आपके क्या है? अगोलाकार है। अब इसमें यही आपको देखना है कि किसमें गोलाकार होते हैं और किसमें गोलाकार नहीं होते हैं। अब देखिए, ए को बोलिए, नहीं होंगे, आ नहीं होंगे, ई नहीं होंगे, ई नहीं होंगे, ऊ होंगे, ऊ, ए आई नहीं होगा, ओ होगा, औ औ होंगे ना। है ना आसान बिल्कुल। कोई समस्या यहां पे? देखिए, कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। सर पीछे एक स्लाइड है सर, उसमें देखिएगा एक बार। हाँ बोलिए। पीछे स्लाइड सेकंड वन, तो नीचे सेकंड। जैसे सर इसमें आपने तद्भव आंगन लिखे और चंद्र बिंदु सर, और बिंदु है ऊपर। जैसे सर आंगन लिखते तो अनुस्वर तो दिखता है, आंगन, आंगन में अनुस्वर का तो दिख रहा है कि हाँ अनुस्वर आया है, लेकिन अर्ध चंद्र बिंदु कहाँ दिखता है सर? जैसे आंगन बोलेंगे तो उसमें भी अनुस्वर ही आ रहा है। नहीं, ये चंद्र बिंदु है। और भी कोई बहुत सारे लिख सकते हो, चंद्र लिख सकते हो आप यार, चांद लिख ले, छोड़ो इस शब्द को, चांद ही लिख लीजिए। ठीक है, अब चांद में देख लीजिए। चलो, ये हो सकता है कि ये शब्दों से गलत हो गया हो, लेकिन चांद जो है, चांद तो इसका बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। आप इसको ये कर सकते हो,
कोई बात नहीं। तो ये इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। इस प्रकार से आप इनका कोई भी वर्गीकरण आपको करना है तो आसानी से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हो। तो देखिए, यहां तक आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं कि जो भी आपको यहां से पढ़ना है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कृपा करके, मैं दोबारा से उसको बता दूं, आपको रिपीट कर सकूं। थोड़ा पढ़ लीजिए लेकिन अच्छा पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा और मेरे लिए बेहतर होगा कि आप समझ पाए। मैं एक और जैसे मुझे मोटिवेशंस मतलब अभी प्रेरणा का बड़ा चाव है, ये अभी ये जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहां रहना जरा संभल के। ये दुनिया है, यहां रहना जरा संभल के। यहां सच बिकता, झूठ बिकता, बिकती हर कहानी, और तीनों लोकों में फैला फिर भी बोतल में बिकता पानी। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। जीना है तो फूल की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा ही बन जाओगे। मतलब इतने कोमल भी नहीं रहना है जीवन में, इतना भी कोमल नहीं रहना है कि जीवन में कोई भी आए तोड़े, और कि किसी के गले का हार किसी मंत्री के की या किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिले या मूर्ति पर, और जैसे ही उसकी कोमलता खत्म हुई फेंक दिया। पत्थर की तरह जिए ना, जब तक पड़े हो आराम से। लेकिन जिस दिन तराश दिए गए, मतलब जिस दिन किसी मूर्तिकार ने इसको तराश दिया आपको, या आप अपने आप में ही तराश गए, मतलब एक पढ़ाई के आधार पर, तो उस दिन लोग नहीं पूजा करेंगे। शिवलिंग की पूजा नहीं करते, दूध चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करते, कितनी मूर्तियों की पूजा करते हैं ना। तो वही बात है, इसमें यही प्रभाव है कि भाई जिस प्रकार से भी जीते हो, ठोस जो भी पढ़ना है बस ठोस तरीके से पढ़ लीजिए। तो अभी आपका टी ब्रेक है, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अगली क्लास हम करेंगे।